Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel परिहार कॉन्सेप्ट क्लासेस। हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस की और सोशल साइंस में हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बनाई है और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको चैप्टर अच्छे तरीके से समझना है तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखें। ये चैप्टर पॉलिटिकल साइंस, इसमें हम फर्स्ट यूनिट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म। इस चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हैं और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इस चैप्टर की बाकी वीडियोस को देखें, तब आपको ये वीडियो जो है और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कहीं भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर्स। जैसे कि हम बात कर रहे थे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और उसमें हमने ऑलरेडी 2 फीचर्स को डिस्कस कर लिया है इससे पिछली वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं थर्ड जो इसका फीचर है जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि किस तरीके से जो पावर हैं उनको डिवाइड किया हुआ है, किसको कितनी पावर मिली है और किस तरीके से पावर का डिवीज़न कर रखा है, ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन हैं। ऑर्गन का मतलब अगर मैं बताऊं आपको, जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी का जो हमारे हाथ हैं वो भी हमारे ऑर्गन हैं, हमारे लेग्स, हमारे जितने बॉडी पार्ट्स हैं उन सबको हम क्या कहेंगे, उसके ऑर्गन कहेंगे। उसी तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि एक ऐसा ग्रुप जो रूल कर रहा है, जो गवर्न कर रहा है, उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। और हमें पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे फॉर्म होती है। गवर्नमेंट हमारी फॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन। तो हमारे जितने भी लोग हमारी कंट्री में, जितने भी लोगों ने जो 18 ईयर ऑफ एज को क्रॉस किया है, वो सभी लोग हमारी गवर्नमेंट की जो मेकिंग होती है, यानी कि जो हमारा कोई भी जो गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जब भी उसकी फॉर्मेशन होती है तो उसमें लोग क्या करते हैं, अपने वोट के थ्रू क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होके आती है अब, तो वो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं। तो वो 3 ऑर्गन कौन से हैं? दीज आर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो इसके जो 3 ऑर्गन है उसमें पहला जो है वो है लेजिस्लेचर। हालांकि पहला दूसरा नहीं कहेंगे इसमें, ये सिर्फ एक नाम है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो ये क्या क्या काम करते हैं और किस तरीके से करते हैं वो हम जानेंगे इसमें कि ये 3 जो ऑर्गन हैं ये कैसे काम करते हैं। तो लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? लेजिस्लेचर रेफर टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो लेजिस्लेचर्स का मतलब होता है लॉ मेकर्स, और लॉ मेकर्स कौन होते हैं? जिनको हमने इलेक्ट किया होता है, यानी कि जो भी लोग हमसे हमारे वोट को प्रॉमिस कर करा हमको कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, हम आपको लिए ये चीज़ करेंगे, और हमने उनके प्रोमिस के अकॉर्डिंग उनको वोट दिया, तो वो जो वोट दे के लोग पहुँचे हैं वहाँ पे, और तो जो लोग बैठ कर, जैसे पार्लियामेंट में जो है सारे के सारे लोग जो इलेक्टेड लोग होते हैं बैठते हैं वहाँ पे बैठने के बाद जो है डिस्कशन होता है। डिस्कशन होने के बाद कोई एक बिल के ऊपर डिस्कशन होता है या किसी भी एक बात के ऊपर डिस्कशन होती है, तो वो लोग जो हैं वो लेजिस्लेचर्स कहलाते हैं, यानी कि लॉ मेकर्स होते हैं। द एग्जीक्यूटिव्स इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। और एग्जीक्यूटिव्स वो लोग होते हैं जो लोग, जो लॉ बन के तैयार हुआ है उस बने हुए लॉ को इम्प्लीमेंट करना, यानी कि लोगों तक पहुंचाना, और किस तरीके से जो हमारी सरकार है वो चलेगी। सरकार कैसे चलती है? सरकार जो भी कानून बनाती है उसे लोगों तक पहुंचाती है, लोगों से फिर लोगों को जब भी पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है वो दूसरी चीज़ है,
लेकिन पहले वो लोगों के पास तक की जो भी उन्होंने प्रॉमिस किए होते हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करती है, और उन्हीं कोशिश के बदले में क्या कर रही है, कानून बना रही है, उनके लिए फ़ायदे के लिए चीज़ों को बना रही है। जैसे हमने पढ़ा था कि इससे पहले जो वीडियोस में हमने देखा था कि हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो लोग, जब लीडर्स जो हैं वो इलेक्शन के टाइम पे हमारे पास आते हैं, डिफरेंट प्रोमिसेस करते हैं और हम उनके प्रोमिसेस के अकॉर्डिंग उनको वोट देते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से किसी भी गेम का एक रूल होता है, तो वो सब चीज़ें जो हैं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो भी रूल बन रहा है उसे लोगों तक पहुँचा रहे हैं, या लोगों के अकॉर्डिंग जो रूल बनना है उसे जो है लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और जुडिशरी क्या होती है, जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर में, द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट थर्ड ऑफ दिस बुक रेफर टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द दिस कंट्री। तो जुडिशरी का मतलब है जो हमारा कोर्ट सिस्टम है। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे यूनिट 3 में पहुंचेंगे, अभी यूनिट 1 में हम लोग, यूनिट 3 में हम जब इस बुक में पहुंचेंगे तो वहाँ पे हम जुडिशरी के बारे में पूरी तरीके से पढ़ेंगे कि आखिर जुडिशरी क्या होती है। हालांकि इन्होंने बता दिया है कि जुडिशरी का मतलब है जो भी हमारी कंट्री में कोर्ट्स हैं यानी कि न्यायालय हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जुडिशरी कहा जाता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर्स हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, क्योंकि हमें पता है कि पावर का मिसयूज़ होने से क्या होता है कि जो न्याय है वो लोगों को नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं लोग सफ़र करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो पावर का मिसयूज़ है वो नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ को रोकने के लिए या इस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या है कि हर जो, चाहे लेजिस्लेचर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स हैं, चाहे जुडिशरी, हर किसी का अपना अपना काम है और तीनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। यानी एक दूसरे को देखकर या एक दूसरे को वो बीच में नहीं आते हैं काम करने के बीच में। हाँ, लेकिन एक दूसरे को चेक जरूर करते हैं कि कोई अपना काम को सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। और ये जो चेक वाला सिस्टम है कि एक दूसरे को चेक करना है कि सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से क्या होता है, बैलेंस होता है पावर का। यानी कि जो तीनों लोग को अपनी 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 पावर का कोई मिसयूज़ ना करे, उसको हमेशा चेक करना कि सब लोग अपनी पावर का सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी चीज़ को पक्का करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि पावर का मिसयूज़ ना हो, प्रॉपरली एक दूसरे को चेक करते रहें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये सिस्टम को बनाया गया। आप देख सकते हैं एक पिक्चर है हमारे सामने यहाँ पे राइट साइड में, और इस पिक्चर के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं वो सब आपस में बैठे हुए हैं और डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और किस तरीके से हम जो है कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे और किस तरीके से हम जो है वो पावर का मिसयूज़ होने से रोकेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या हो रहा है, वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। और ये नीचे जो ब्लू से यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें अगर हम बात करें तो ये बात कर रहे हैं कि स्टेट जो वर्ड है वो किस चीज़ को डिनोट करता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम स्टेट कहते हैं तो वो कोई, जैसे हमारा अगर हम बात करें जैसे उत्तर प्रदेश है या फिर उत्तराखंड है या जम्मू एंड कश्मीर है या फिर पंजाब है, हरियाणा है, ये स्टेट की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे हालांकि जम्मू को आप यूनियन टेरिटरी कह दिया, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट है वो यह वाला स्टेट की बात नहीं चल रही। यहाँ पे जब हम स्टेट कहते हैं तो स्टेट का मतलब क्या होता है कि स्टेट का मतलब है कि हम इसको अब गवर्नमेंट से अलग कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या है, जो स्टेट को चला रही है, यानी कि स्टेट एक बड़ा वर्ड है और गवर्नमेंट उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो स्टेट को सही तरीके से एडमिनिस्टर करे, यानी कि स्टेट का मतलब पूरी कंट्री को बोल रहे हैं हम यहाँ पे। तो स्टेट को पूरी तरीके से एडमिनिस्टर करे और जो भी कानून बनाने हैं अपने स्टेट के अंदर में, यानी अपने स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए, उन चीज़ों को बनाए। और गवर्नमेंट तो 12 बदलती रहती है लेकिन स्टेट नहीं बदलता है। स्टेट क्या है, स्टेट रिप्रेजेंट करता है सोवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डेफिनाइट टेरिटरी। सोवरेन का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री का जो सुप्रीम हेड होता है उसे सोवरेन कहते हैं। और यहाँ पे जो सुप्रीम हेड है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में कौन है,
हम लोग हैं, सिटीजन्स हैं कंट्री के, वही सॉवरेन हेड हैं। इसीलिए पूरे के पूरे लोगों को क्या कहा गया, एक स्टेट कहा गया। तो जब हम स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे वो वाले स्टेट नहीं आएंगे जो हमारे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं किसी भी एक कंट्री के बारे में। अब आता है हमारा आगे फोर्थ जो हमारा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो है फंडामेंटल राइट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फीचर है हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट यानी बेसिक जो अधिकार हैं एक कोई भी सिटीजन को हमारी कंट्री में जिसको मिले हुए हैं, हर एक सिटीजन को मिले हुए हैं, और हर एक सिटीजन के अधिकार जो हैं उनसे कोई छीन नहीं सकता है। और अगर उनके अधिकारों को उनसे छीनना कोई चाहता है तो वो जो है उसकी शिकायत जो है वो कोर्ट से कर सकता है, यानी कि जुडिशरी से कर सकता है, और जुडिशरी उनको उनका अधिकार वापस दिलाएगी। ऐसा इसीलिए जो हमारी जुडिशरी है उसको कस्टोडियन ऑफ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी कहा जाता है। कस्टोडियन का मतलब कि उनके जो देखभाल करने वाले या उनके बारे में सही चीज़ें करने वाले वो हैं कस्टोडियन। जैसे हमारे फादर मदर हमारे कस्टोडियन होते हैं, उसी तरीके से हमारे अधिकारों के जो कस्टोडियन हैं वो है हमारा संविधान। तो द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारे अधिकार हैं, इनको कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब ये कॉन्साइंस क्या होता है? कॉन्साइंस का मतलब होता है कि जानना सही क्या है और गलत क्या है। तो हमारे संविधान में जो हमारे अधिकार हमको दिए हुए हैं, तो अधिकार किसी भी सिटीजन को दिए जाते हैं तो वो बहुत ही सोच समझ के वो अधिकार किसी भी कंट्री के लोगों को दिए जाते हैं। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India। और जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के ऊपर रूल किया, और ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से रूल किया उस तरीके से जब हमारी कंट्री आज़ाद नहीं हुई थी, तो जो नेशनलिस्ट लोग थे, यानी कि जो हमारे आज़ादी के लिए लड़ रहे थे जो लोग, उनके दिमाग में बात आई कि कभी ऐसा ना हो कि भाई जो कंट्री है वो अपने ही कंट्री के लोगों को जो है उनके ऊपर पावर का मिसयूज़ करने लगे। जैसे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जिस कंट्री के ऊपर कब्जा किया उनकी देखभाल करना उनका फर्ज था, लेकिन उन्होंने उसी कंट्री के लोगों को क्या करने लग गए, मिसयूज़ करने लग गए। तो ऐसा ना हो इसके लिए जो है उन कंट्री के लोगों को कुछ अधिकार दिए गए, वही अधिकार हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। तो हमारे जो फंडामेंटल अधिकार हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ये हर एक सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। यानी कि जो स्टेट है वो जैसा चाहे वैसा ना करे, जो अकॉर्डिंग टू रूल है, अकॉर्डिंग टू रिटर्न जो रूल्स बना रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करे। इस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है हमारे लोगों को, हमारे कंट्री के लोगों को ये फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन thus guarantees the rights of individual against the state as well as against other individual। और इस तरीके से जो हमारा संविधान है ये हमारे लोगों को अधिकार देता है, और वो अधिकार उनसे ना कोई इंडिविजुअल छीन सकता है और ना ही उनका देश उनसे छीन सकता है वो अधिकार। Moreover, the various minority communities also express the need for the constitution to include rights that would protect their groups। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे अधिकार की मांग करी गई उन लोगों के द्वारा जो लोग को काफ़ी ज़्यादा उस पीरियड ऑफ टाइम में, जिस टाइम पे हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे इंडिया के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उनमें से एक प्रॉब्लम थी डिस्क्रिमिनेशन। तो जिन लोगों के साथ भेदभाव हुआ उस टाइम पे, उन लोगों ने डिमांड करी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं से कि भाई ऐसा एक अधिकार उनके लिए अलग से दिया जाए जिस अधिकारों में उनके ग्रुप के लोगों को प्रोटेक्शन अलग से दी जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजोरिटी। और इसीलिए हमारे संविधान में जो माइनॉरिटीज़ में लोग हैं, यानी कि जो गिनती में कम लोग हैं, जो गिनती में ज़्यादा लोग हैं, उनसे प्रोटेक्शन में उनको अलग से अधिकार दिए गए। एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज सेड अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स, देयर ऑब्जेक्ट इज टू फोल्ड।
और इस तरीके से जो डॉक्टर अंबेडकर के सामने जब ये बात आई तो उन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स दिए, उन फंडामेंटल राइट्स के दो पहलू थे। दो फोल्ड का मतलब हो गया कि वो दो तरीके से लोगों की हेल्प कर रहा था। पहला कि इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट। पहला था कि हर एक कंट्री का रहने वाला, चाहे वो माइनॉरिटीज में हो चाहे वो मेजोरिटी में हो, हर किसी को उनके अधिकार मिलने चाहिए और वो अपने अधिकारों की मांग जो है वो कर सकता है। दूसरा, दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉज। और ये हर जो जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो भी उन लोगों के अधिकारों को नहीं तोड़ सकते हैं, यानी कि सिटीजन्स के अधिकारों को वो भी छीन नहीं सकते हैं। वो जो भी कानून बनाएंगे वो हमेशा ध्यान में रख के बनाएंगे कि ये जो अधिकार लोगों को दिए गए हैं, इन अधिकारों का उल्लंघन उसके अंदर में ना हो। यानी जो भी कानून बनेगा वो कानून इनके अधिकारों को देखते हुए बनाया जाएगा। In addition to fundamental rights, the Constitution also has a second section called Directive Principle of State Policy। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्शन है जिस सेक्शन को कहा जाता है DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये क्या है? दिस सेक्शन वॉज डिजाइंड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म and to serve as a guide to the independent India state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses। तो ये जो सेक्शन बनाया गया, इस सेक्शन के अंदर में खास इस बात के ऊपर ध्यान दिया गया कि हमारी कंट्री में जो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने हैं, यानी सोसाइटी में जिस तरह की प्रॉब्लम आ रही है उनको ठीक करना, और इकोनॉमी जो हमारी है यानी कि जो पैसे अर्निंग करने के सोर्सेज हैं उनको बढ़ाने का काम इसमें खासकर देखा जाएगा। और ऐसे लोग जो गरीब हैं या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जिनके साथ हुआ है, उनके उत्थान के लिए खास काम जो है इसके अंदर में किए जाएंगे। और ये एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए गाइड का काम करेगा कि किस तरीके से जो हमारा कंट्री जब आज़ाद हो जाएगा तो किन किन चीज़ों के ऊपर खास ध्यान देगा। तो इसके लिए जो है कानून बनाए गए, पॉलिसीज़ बनाई गई, ताकि जो हमारी कंट्री की गरीबी है, वो जो बहुत सारे लोग गरीबी में जी रहे हैं उनको भी उस गरीबी से दूर बाहर निकाला जा सके। अब जो कुछ क्वेश्चन दे रखा है, अब मैंने जो बताया आपको उसके हिसाब से आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर आराम से दे सकते हैं। विच फंडामेंटल राइट विल द फॉलोइंग सिचुएशन वायलेट? कौन सा फंडामेंटल राइट इसमें वायलेट हो रहा है? तो अगर आप यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ोगे पहले कि यहाँ पे जितने भी राइट दे रखे हैं हमारे, तो इन सारे राइट्स को पढ़ने के बाद फिर आप ये डिसाइड करना कि इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद कि कौन सा जो अधिकार है या कौन सा राइट है वो यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। तो चलो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ सारे राइट्स के बारे में एक बार, फिर आप इन क्वेश्चंस के आंसर देना। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर भी आपको बताऊँगा। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमको दिए हुए हैं, 6 फंडामेंटल राइट खास हमको दिए हुए हैं। तो पहला राइट है हमारा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वलिटी कहता है कि हमारी कंट्री के अंदर रहने वाला हर इंसान, चाहे वो किसी भी रिलीजन से आता हो, किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी जेंडर से आता हो, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आता हो, या कहीं से भी कोई भी इंसान है हमारी कंट्री के अंदर रहने वाला, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे कुछ भी है, हर इंसान को बराबरी का अधिकार है। यानी कि हर इंसान हमारी कंट्री के अंदर रहने वाला हर एक दूसरे से क्या है, वो बराबर है। जिस तरीके से एक फैमिली में जैसे जो बच्चे होते हैं, जैसे एक फादर मदर हैं, उनके जितने बच्चे होते हैं उन फादर मदर के लिए वो सारे बच्चे बराबर होते हैं। आने वाले टाइम में चाहे एक बच्चा उनमें से कोई बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हो, चाहे एक बच्चा उनमें से कोई अच्छी नौकरी नहीं कर रहा हो, जैसे उस फादर मदर के लिए उस बच्चे उनके लिए बराबर हैं, सेम उसी तरीके से हमारी कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी बैकग्राउंड से आते हो, किसी भी रिलीजन से आते हो, चाहे कम है पॉपुलेशन में चाहे ज़्यादा है पॉपुलेशन में, हर कोई बराबर है। इसको कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। और एक खास कर इसलिए बनाया गया था ताकि जो अनटचबिलिटी है यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म किया जा सके। फिर आता है हमारा दूसरा अधिकार जिसको हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम हमको ये अधिकार देता है कि हम बोलने का अधिकार, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार, अपने ग्रुप्स बनाने का अधिकार,
फ्रीली कंट्री में घूमने का अधिकार, किसी भी कंट्री के किसी भी स्टेट में किसी पार्ट में रहने का अधिकार, या कोई भी तरीके का काम करने का अधिकार, किसी भी तरह का बिजनेस करने का अधिकार, कोई भी चीज़ करने का अधिकार हमको राइट टू फ्रीडम देता है। यानी कि हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी कंट्री में अंदर में रहते हुए, हमको कोई भी करने से रोक नहीं सकता। ये अधिकार जो है, ये अधिकार हमारा तब खत्म हो जाता है जब हम किसी दूसरे का अधिकार, अपने अधिकारों को एंजॉय करते हुए तोड़ देते हैं। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके से गलत व्यवहार किया जा रहा है आपके साथ, या आपको दबाने की कोशिश की जा रही है, आपका हरासमेंट किया जा रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। तो हमारा संविधान अगर किसी के साथ भी बुरा व्यवहार होता है, किसी के साथ भी गलत होता है, तो उसको ये अधिकार देता है कि वो खुलकर अपनी आवाज़ उठा सकता है और अपने अधिकारों की, जो उसकी अधिकारों को उसको दिया नहीं जा रहा है, उसके लिए मांग कर सकता है। तो ज़्यादातर इसके अंदर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर और जो बच्चे, जो चाइल्ड लेबर हैं, इन लोग के बारे में ज़्यादा ध्यान इसमें दिया गया है। फिर आता है फोर्थ हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम हमारी कंट्री में रहकर किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। हम किसी भी रिलीजन को हमें पसंद है, हम उसको कर सकते हैं, उस तरह के कपड़े पहन सकते हैं, उसकी पूजा पाठ कर सकते हैं, हमें कोई भी करने से मना नहीं कर सकता है। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। हम किसी भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, हमें पढ़ने का अधिकार है, हम राइट टू एजुकेशन जानते हैं, तो हम किसी भी जगह पे पढ़ सकते हैं, अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि मुस्लिम जो हैं मदरसा में पढ़ते हैं, उसी तरीके से जो मंदिर बनाए गए हैं, मंदिर में जो है पूजा पाठ के बारे में बताया जाता है। और इस तरीके से कोई भी अपने एजुकेशन कल्चर को फैलाने के लिए ग्रुप्स बना सकता है, ऐसे इंस्टीट्यूट बना सकता है जहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाता है उसके बारे में। तो ये फ्रीली कोई भी कर सकता है। और फिर हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर किसी इंसान को ऊपर दिए गए किसी भी राइट को एंजॉय करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो सीधे जो है कोर्ट यानी कि जुडिशरी में जाकर इसकी कंप्लेन कर सकता है और अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। तो आपको अब यहाँ पे जो राइट है यहाँ पे हमारे, तो इन राइट्स में से पहला का आंसर मैं बताता हूँ आपको, बाकी आपको इसी तरीके से करने हैं। तो क्वेश्चन है, इफ अ 13-year-old चाइल्ड इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट, तो वो उसका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, यानी कि उसका उल्लंघन हो रहा है। तो ये तो बहुत आसान है वैसे, तो ये हमने पढ़ा था थर्ड वाला जो हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये इसका आंसर है। इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। फिर आता है हमारा लास्ट जो टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का भी टॉपिक है और इस वीडियो में भी लास्ट में हम करेंगे इसको डिस्कस। तो ये है सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म क्या होता है? A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion। तो मैंने बताया था स्टेट का मतलब वो स्टेट नहीं है, स्टेट का मतलब कंट्री की बात कर रहे हैं। तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि जब हम हमारी कंट्री के अंदर में कोई भी धर्म को हम ये नहीं कहते हैं कि ये हमारे यहाँ का ऑफिशियल धर्म है, यानी कि इस धर्म के लोग से ही ये देश जाना जाता है। तो हमारा कंट्री ना ही हिंदू देश से जाना जाता है, ना मुस्लिम से, ना क्रिश्चियन से, ना सिख से, किसी से जाना जाता। हमारी कंट्री के अंदर कोई भी ऑफिशियल धर्म है ही नहीं। हमारी कंट्री को हम जानते हैं अपनी विभिन्नताओं के लिए, डाइवर्सिटी के लिए जानते हैं। You now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself। तो आपको जान गए हैं कि हमारी कंट्री में क्यों हमने सेक्युलरिज्म को रखा, क्यों हमने किसी भी धर्म को ऐसा नहीं किया कि इसी धर्म के लोग हमारी कंट्री के अंदर में रहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्लेइंग आउट द आइडियाज दैट वी वुड लाइक all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. Just like in a game of football, a change of constitutional rule will affect the game. Indian constitution has been amended over the years to reflect new concerns of the polity. Often major changes in the constitution means a change in the fundamental nature of the country। तो बार बार जो है कंट्री के रूल्स रेगुलेशन को बदलना, इससे पूरा का पूरा देश के जो लोग चाहते हैं वही बदल सकता है। इसीलिए हम अपने जो संविधान में चीज़ें हैं उनको नहीं बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सबके भले के लिए चीज़ें उसमें करी गई हैं। और इसीलिए
ये कोशिश की जाती है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है कुछ चीज़ों में चेंज करने की, तो हम उसको अमेंड कर देते हैं, यानी कि उसमें थोड़ा सा चेंज ले आते हैं, पूरी तरीके से उसको ख़त्म नहीं करते हैं। We saw this in the case of Nepal and how it needed to adopt a new constitution after it became a डेमोक्रेसी। और हमने ये जाना था कि किस तरीके से नेपाल के अंदर में जो लोग हैं उन्होंने मोनार्क सिस्टम के अगेंस्ट बात करी, और उसके बाद नया जब देश आज़ाद हो गया तो उन्होंने किस तरीके से एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपना लिया। द डिफरेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंड अबाउ इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज दैट आर ऑफन नॉट ईजी टू ग्रैस्प। तो जो इतनी आसानी से हमने इसके फीचर तो पढ़ लिए, लेकिन ये फीचर्स बनाने में और इन बात चीज़ों को पूरा कंप्लीट करने में बहुत ही लंबा टाइम लगा, और इसमें बहुत सारे लोगों का जो है वो इम्पोर्टेंट टाइम लगा। उन्होंने इतना सोचा हमारी कंट्री के लोगों के बारे में, तो वो सभी लोग बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट। इन द रेस्ट ऑफ द बुक एज वेल एज in your higher classes you will read more about these different features of the Indian Constitution and understand more substantively what they mean। और आने वाले टाइम में भी हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में पार्टिसिपेट किया, कैसे किया, क्या किया, और क्या क्या चीज़ें और हो सकती थी इसके अंदर में, या फिर क्या ये चीज़ें इनफ थी। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे भी जानेंगे इसमें। तो ये था इसका हमारा लास्ट टॉपिक जो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब आप लोग जो है इसको क्वेश्चन आंसर जो हैं इसके, अगर आपको प्रॉब्लम आती किसी में भी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखें, मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगा। तो ठीक है क्लास, थैंक यू। सब लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नई वीडियोस बनती हैं किसी भी चैप्टर के बारे में किसी भी तरीके से, तो वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचें। थैंक यू।